हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम केमिकल रेगुलेशन और अगली वीडियो में न्यूरल रेगुलेशन की बात करेंगे। केमिकल रेगुलेशन दो तरीके से होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। डिफरेंस, सेंट्रल सीएनएस के थ्रू होता है और पेरिफेरल भी सीएनएस के थ्रू होता है। बट सेंट्रल के जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो होते हैं सीएनएस के खुद के अंदर, और पेरिफेरल के आउटसाइड द सीएनएस लोकेटेड होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल केमिकल रेगुलेशन के थ्रू। अब इसमें कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ है भाई? कोई भी रेगुलेशन है तो उसमें सबसे पहले तो सेंस करने वाला होना चाहिए, तभी रेगुलेट कर पाएंगे। तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो इसका है वो लोकेटेड बायलेटरली, यानी दोनों साइड लेफ्ट राइट है, ब्रेन के अंदर ही कहीं पे, 0.2 mm बीनीथ वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला। इंग्लिश आप सबको समझ में आती है। मेडुला के आगे वाली सरफेस के 0.2 mm नीचे दोनों साइड पे लोकेटेड है कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, अब रेगुलेट किससे होते हैं भाई? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना है तो किस किस से रेगुलेट किया जा सकता है? नीचे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक साइड CO2 है, अंदर जा रहा है किसी चीज के, डिस्कस करते हैं वो क्या है। वहाँ CO2 प्लस H2 मिक्स हुए, रिएक्शन हुई, एज सच H प्लस आयन बना और वो ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करने चल गया। मतलब बात करें तो H प्लस आयन ही स्टिमुलेट कर पा रहा है न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्टिमुलस, यानी जो टिल द ब्रेन सेल से टिल द एक्चुअल ऑर्गन तक या रिसेप्टर तक जाए, तो वो है H प्लस आयंस। बट क्या ये अंदर आ सकते हैं? ना, मीन्स ब्लड के H प्लस आयन CSF के अंदर नहीं आ सकते। मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर इज इम्परवेबल फॉर H प्लस आयंस। तो फिर अंदर H प्लस आयन बनेंगे कैसे? क्योंकि रेगुलेशन करना है हमें, तो उसके लिए हम CO2 का यूज लेंगे। तो हमारा CO2 जो है, जो अंदर जाके रिएक्शन करके H प्लस देगा और बाइकार्बोनेट आएगा जो किसी काम का नहीं रहने वाला, बट H प्लस जाके स्टिमुलेशन देगा। तो CO2 इज इनडायरेक्ट और सेकेंडरी स्टिमुलस। ओके, अब बात करते भाई ऐसा क्यों, ये वाला H प्लस क्यों नहीं गया? तो वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, और अब शुरू करते हैं फैक्ट्स के साथ में। इससे मुझे एक बात पता चलती है कि ब्लड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हैव नो रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू द सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये H प्लस का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। हम यूजुअली देखते हैं कि CO2 और H प्लस को हम सबसे आगे रखते हैं जब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात आती है, बट एक्चुअली ब्लड का H प्लस तो अंदर एंटर नहीं कर पा रहा। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? CO2 in the blood is the most important factor for the regulation of respiration in the central chemosensitive area. It's very important to remember. यहाँ के H प्लस का अंदर कोई असर नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसका, और रीजन वही कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा। और CO2 को ही क्यों चुना गया? क्योंकि CO2 एक ऐसा गैस है कि ये किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को मानता ही नहीं है। ये इतना ज्यादा परमिएबल है कि ये इस तरीके से पास हो जाता है जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मतलब ये मेम्ब्रेन है कि नहीं इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इतने आराम से अंदर जाके और H प्लस जनरेट करके स्टिमुलस देता है। अच्छा, लेकिन एक स्टेटमेंट मैं दूं कि H प्लस आयन हैज नो रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू द सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नहीं, मैंने ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं कौन सा H प्लस की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले की अंदर वाले की। अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया दैट H प्लस फ्रॉम द ब्लड, देन इट्स ट्रू। और अगर मैंने नहीं कहा कि H प्लस अंदर की कि बाहर की, तो अंदर वाला तो रेस्पॉन्सिबल है, इनडायरेक्टली तो वही है, या कहूँ तो डायरेक्टली। अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो डायरेक्ट स्टिमुलेटर तो वही है, बट इनडायरेक्ट यहाँ पे CO2 है। आई होप आपको बात समझ में आई हो। अच्छा, फिजियोलॉजी में बट इफ बहुत चलते हैं, तो अगेन एक बट, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतेगा, यानी जैसे जैसे CO2 का लेवल राइज होगा और ये वाला पाथ स्टिमुलेट करेगा ब्रेन सेल्स को,
वैसे वैसे अडेप्टेशन होगा, और 1 से 2 दिन बाद इफेक्ट सिर्फ 20% रह जाएगा। मतलब ये H+ आयन जो है, इनको किसी ना किसी तरीके से काम करने से रोका जा रहा है, या रोके जाने की वजह के अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि इनका इफेक्ट कम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि H+ आयन तो यहाँ भी बढ़ रहा है, मीन्स बॉडी में हो रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ओके, और इसकी चलती है लड़ाई किडनी के साथ, तो वो करेगी कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो उस एल्कलोसिस में जनरेट होंगे बाइकार्बोनेट्स, और वो बाइकार्बोनेट्स H+ को कैंसिल आउट कर देंगे, और लकीली वो बाइकार्बोनेट्स अंदर भी आते हैं बड़े आराम से, और यहाँ आके इसको इनहिबिट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जितना टाइम किडनी को रेस्पॉन्ड करने में लगता है, उतने में इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ओके, अब हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं दैट CO2 हैव वीक क्रोनिक इफेक्ट्स इन सेंट्रल केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बिल्कुल, कि CO2 के इफेक्ट्स यहाँ पे काउंटर हो रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। ये अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि कुछ डाटा ग्राफ्स और टेबल से लिए हुए हैं, तो वो आपको एज इट इज याद नहीं करने, बट इन ये सिर्फ टॉपिक का फील लेने के लिए समझ में आना चाहिए कि रेगुलेशन किस हद तक जा रहा है। इस तरह के डाटा हमने सीवीएस जब ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़ा था, या फिर जब शॉक की कंडीशंस को देखा था, तब भी हमने लिए थे। ये आपको याद नहीं हो, डजेंट मैटर, बट ये मैटर करता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम किस रेंज में वर्क कर रहा है, और किस तरीके से वो किस हद तक जाता है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ H+ देखते हैं कि भाई H+ का क्या इफेक्ट आता है, कहाँ पे? सेंट्रल रिसेप्टर्स पे। तो pH अगर 7.3 to 7.5, जो इसकी नॉर्मल रेंज में एक्सट्रीम पॉइंट अपन लेते हैं, उसमें लेट से X% का चेंज आया या X टाइम चेंज आया, वहीं अगर PCO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 35 to 75 mm of Hg पहुंच जाए, तो 10 टाइम्स का चेंज आ जाता है। मीन्स CO2 इज दैट मच रेगुलेटिंग फैक्टर हेयर देन द H+ इन द ब्लड, क्योंकि pH तो बेसिकली ब्लड का है या ECF का है, तो वो इतना इफेक्ट नहीं कर पा रहा, बट PCO2 ने 10 टाइम्स तक इफेक्ट करा दिया वेंटिलेशन पे। तो ये पावर है CO2 का यहाँ पे। अच्छा, अब O2, नो वन केयर्स, किसी को चिंता ही नहीं है O2 की। भाई जिसके लिए रेस्पिरेशन हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। क्यों? कैसे नहीं कर रहा वो देखिए। वेंटिलेशन हाफ टू 20 टाइम्स हो जाए, है वेंटिलेशन आधा हो जाए, या फिर बढ़ के 20 टाइम्स हो जाए, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एल्वुलाई में 60 mm ऑफ Hg से 1000 mm ऑफ Hg पहुंच जाए, मतलब 760 पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, जानबूझ के हवा अंदर प्योर ऑक्सीजन ठूसी जा रही हो, उतना प्रेशर भी बढ़ जाए, फिर भी टिश्यू डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेम। मतलब हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट O2 इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन केस ऑफ सेंट्रल केमिकल रेगुलेशन। तो फिर क्या इसका कोई रोल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन बट एन इफ, वी लव इट, फिजियोलॉजी। सो PO2 अगर लेस देन 70 mm ऑफ Hg हुआ तो क्या? दैट इज टू बी कंटिन्यूड। मीन्स इसी वीडियो में पेरिफेरल रेगुलेशन, पेरिफेरल रेगुलेशन इज सेंसिटिव फॉर द ऑक्सीजन। ओके, इट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब जैसे वहां हमने देखा कि H+ की कोई वैल्यू नहीं है, बाहर पड़ा रहेगा, लेकिन वो CO2 अंदर आके H+ बनाएगा तो वैल्यू है। सेम हेयर ऑक्सीजन की बात करने वाले, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कीमो रिसेप्टर्स कहाँ हैं भाई। कुछ हैं एरोटिक बॉडीज में और कुछ और जगह है। मीन्स जो कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी है उनमें कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं। ओके, अच्छा, नर्व्स बताई हुई है, ग्लोसोफेरिंजियस वेगस, कहाँ पे? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सीवीएस वाले में। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लोकेशन एज यू नो कैरोटिड बॉडी वाली होती है एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड के बाइफर्केशन पॉइंट पे। साइज भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो दैट्स ऑल इज कवर्ड और नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर यू कैन से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से काम हो रहा है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो O2 को सेंस कर रहे हैं। देखते हैं कि ब्लड फ्लो इस ऑर्गन में बहुत ज्यादा है। हम जब मतलब बुक्स तो कुछ कहती है कि सबसे ज्यादा है,
वो हर कहीं किसी के बारे में, कहीं हार्ट मसल, कहीं सेंसरी ऑर्गन, कहीं ब्रेन, कहीं क्या। बट इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो, इसमें कोई शक नहीं है। कितना है? इसके खुद के वजन से 20 गुना ज़्यादा है पर मिनट ब्लड फ्लो। ओके, तो उसकी वजह से जो O2 रिमूव किया जाता है पर ml ऑफ ब्लड बाय द दीज कैरोटिड और एरोटिक बॉडीज इज वेरी लेस। मतलब इनको पहली बात तो डायरेक्ट बड़ी आर्टरी के अंदर से ब्लड मिल रहा है हाई प्रेशर पे, ऊपर से इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो ये उसमें से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ O2 को रिमूव करता है। मतलब इसका ईच एंड एवरी सेल इज एवरी टाइम एक्सपोज टू प्योर आर्टीरियल ब्लड। आप कितना ही टिश्यू पे कैपिलरी सिस्टम बना लो, थोड़ा बहुत सेल्स तो या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो वीनस ब्लड के कांटेक्ट में आता है और प्रेशर एग्जैक्टली आर्टीरियल लेवल पे मेंटेन नहीं रहते। बट इस ऑर्गन में ऐसा नहीं है, ये ऑल टाइम आर्टीरियल ब्लड के कांटेक्ट में है। उस वजह से इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। जो हमेशा ही ज़्यादा केयरिंग में रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के, वो थोड़ा सा भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो जस्ट ये चीज़ सेंसिटिविटी को डेवलप करने के लिए रखी गई है। अच्छा, अब ऑक्सीजन कम होगा तब होगा क्या? इम्पल्स फायरिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगी, यानी नंबर ऑफ इम्पल्स जनरेटेड पर सेकेंड विल बी इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू लेस ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने ज़्यादा ही लिख दी। अगेन ग्राफ से ली हुई वैल्यूज हैं, आपको याद नहीं करनी, बट जस्ट टेक द फील किस तरीके से वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही हैं। अच्छा, PO2 अगर 100 mmHg है तो इम्पल्स 120 है, थोड़ा कम किया, 75 होते 200 हो गए, 25 mmHg का चेंज था। अगेन 75 to 25 का करते हैं, बट इंक्रीज देखिए मोर देन 300, और सिर्फ अब 10 mmHg कम किया है, जितने में इम्पल्स जनरेशन अराउंड 500 पर सेकेंड हो गया है। ठीक है, और जबकि 50 mmHg बढ़ा के देखते हैं प्रेशर को, तो इम्पल्स सिर्फ 120 to 100 आई है। मीन सेंसिटिविटी देखिए, अगर यहाँ पे लेट्स सी ये 100 PO2 पे 120 इम्पल्स थी, तो प्लस 50 जाने पे 150 पार्शियल प्रेशर पे 100 इम्पल्स होंगी, सिर्फ 20 का चेंज। जबकि अगर 50 mmHg कम कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो 120 to 300 पहुंच जाएगी इम्पल्स जनरेशन। तो ये कितने सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, यू कैन सी। ओके, ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं CO2 की, कि भाई CO2 इंक्रीज हुआ तब ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। O2 तो मेन रेगुलेटरी फैक्टर हमने बताया, तो वो भी देख लेते हैं। और इसमें पेरिफेरल और सेंट्रल का कंपैरिजन है, उसकी जरूरत क्या है वो भी देखिए। लेट्स से पेरिफेरल रिसेप्टर X स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लेते हैं अगर CO2 में कोई चेंज आता है तो, बट सेंट्रल रिसेप्टर्स 7 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मीन्स उनकी सेंसिटिविटी CO2 के लिए ज़्यादा है। अच्छी बात है, फिर यहाँ लिखा ही क्यों? ओके, बट ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स X टाइम लेते हैं तो पेरिफेरल रिसेप्टर सिर्फ 20%, उसका 1/5 टाइम में इस चेंज को एनालाइज कर पाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं, बट उनकी स्पीड, रैपिडिटी बहुत फास्ट है। इसीलिए CO2 का पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पे भी अच्छा खासा रोल है। वहाँ ना H+ की सुनी जा रही थी ना ऑक्सीजन की, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल तो है और CO2 का भी वैल्यू है, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत फास्ट है। और काफ़ी चीज़ों में जैसे वॉलेंटरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं तो उस केस में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ब्लड तक, ब्रेन तक जाएगा, फिर वो डिफ्यूज होकर CO2 में, सॉरी CSF में जाएगा, फिर CSF में वो लेवल कंसंट्रेशन अपना रेस करेगा, देन कहीं जाके इम्पल्स या रेस्पॉन्स क्रिएट होगा। बट यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है वो बहुत फास्ट है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है, यानी किस तरीके से ऑक्सीजन से सेंसिटिव होने की वजह से इम्पल्स जनरेट हुए, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, PO2 का लेवल कम हुआ, ओके, जस्ट लीव द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, पोटेशियम चैनल्स थे वो ऑक्सीजन सेंसिटिव थे। पहले भी हमने कैपिलरी, जो पल्मोनरी कैपिलरी बेड का रेगुलेशन था उसमें ऐसा कुछ देखा था कि ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स है, ऑक्सीजन कम मिलते बंद हो गए। बंद हुआ तो पोटेशियम चार्ज जो बाहर लीक हो रहा था, सॉरी ये गलत एरो है, बाहर जो लीक हो रहा था वो बंद हो गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर एक्यूमुलेट होने लगा, तो
depolarization, then calcium channel opens, classical function, exocytosis, अंदर एस्टाइल कोलिन डोपामीन एटीपी टू बी नोटेड कि वेसिकल्स भरे हुए थे वो बाहर रिलीज हुए और उन्होंने सीएनएस के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट किया। ओके, ये कौन सा सेल है? दिस इज ग्लोमस सेल। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, इसका एरो ऐसा क्यों है भाई? एक्चुअली किस तरीके से PO2 पोटेशियम चैनल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हमें नहीं पता। उसका कोई एक अननोन मैकेनिज्म है जो पॉसिबली सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है, तो इसीलिए इसको बीच में लेना जरूरी था इस क्वेश्चन मार्क को। ओके, और एक्सोसाइटोसिस को तो एक साइड इधर और वेसिकल्स बाहर दिखाने थे। सो ये ग्लोमस सेल है, असेसरी सेल है, ग्लैंड लाइक सेल होता है क्योंकि सिक्रीशन कर रहा है, और इन कांटेक्ट विथ CNS यानी न्यूरॉन्स जो, या जिसको PNS कहना ज़्यादा सही रहेगा, न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में होता है। देन अच्छा, रेस्पॉन्स क्या आएगा भाई? चलो एनालाइज कर लिया न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल, रेस्पॉन्स क्या आएगा? रेस्पॉन्स के लिए अगेन वैल्यूज हैं तो याद नहीं करने, जस्ट टेक द फील ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर CO2 और pH कांस्टेंट रखते हुए चेंजेस किए गए हैं, हालांकि इम्पॉसिबल है बट फिर भी मानते हैं कि PO2 कम हुआ बट CO2 pH कांस्टेंट था, सिर्फ हम ऑक्सीजन के चेंज की वजह से होने वाले रेस्पॉन्स को देखेंगे तो वेंटिलेशन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो देखिए। अगर लेट सपोज 100 mm ऑफ Hg प्रेशर पे x टाइम्स वेंटिलेशन हो रहा था तो 60 mm ऑफ Hg आने तक 2 टाइम्स और 40 mm ऑफ Hg आने तक 5 टाइम वेंटिलेशन ज्यादा होगा। So this is the strength of stimulus due to the PO2 decrease. So that's all for today's video. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन, क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट हो तो हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।